हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत संख्या पद्धति का टॉपिक आप देख पा रहे हैं और आपको पता होगा कि इसके पहले लेक्चर छठे में मैंने इकाई के अंक से शुरुआत किया और आपको बताया था कि बेहद आसान हेडिंग होता है। और इकाई के अंक में मैंने 3 सेक्शन को अलग किया था, जिसमें सबसे पहला था गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। आपने देखा बहुत ही आसान पार्ट था, एक इंट्रोडक्टिव पार्ट था, प्रस्तावना भाग था। आज यहाँ से मैंने दूसरा हेडिंग किया है घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। बेहद ही महत्वपूर्ण हेडिंग है और यह हेडिंग ध्यान से समझे रहे हैं तो इसके आगे जो तीसरा है फैक्टोरियल पद में इकाई का अंक ज्ञात करना, वो भी इसी से रिलेटेड है। मतलब आप इसको ध्यान से देखें, तीसरा हेडिंग आपका खुद ब खुद कवर होगा। चलिए मैं देखता हूँ यहाँ से। सबसे पहले देखिए, जैसे मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 3 पर घात 7 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप बिना किसी दिक्कत के बता लेते हैं या 3 पर घात 3 कर ले। जैसे मैंने कहा कि 3 पर घात 3, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप तुरंत कहते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 मतलब 27, जिसमें इकाई का अंक कितना है 7। हमने बड़े आसानी से बता दिया। आधार भी छोटा था, घात भी छोटा था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं प्रश्न यहाँ पर लिख देता कि 267, इस पर घात 58 है और मैं आपसे ये पूछ लेता कि इसमें इकाई का अंक क्या है। अच्छा, अभी देखा जाए 267 गुणा 267 गुणा 267 कितनी बार, 58 बार। संभवतः इस तरीके से गुणा करके जवाब प्राप्त करने हों तो एक मुश्किल प्रक्रिया होगी। मैं यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बाय लॉजिक बताना चाहूँगा, तर्क के माध्यम से, ताकि उस तर्क को आप ध्यान से देखें और सूत्र खुद ब खुद प्राप्त कर ले। जैसे मेरा एक छोटा सा सवाल और समझिए। जैसे मैं आपसे ये कहता कि 3 पर घात 14 है, इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आपका जवाब ये होता कि 3 पर घात 14, इसका मतलब ये हुआ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, हम कितनी बार गुणा करेंगे, 14 बार। चलिए मैं पहले 14 बार लिख दे रहा हूँ ताकि जिस निष्कर्ष की मैं बात करने जा रहा हूँ वो निष्कर्ष आप खुद ही तर्क के आधार पर निकालें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलिए मैं थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा हूँ, 13 और 1 14 बार हो गया। अच्छा, अब मेरे बात को समझेगा। ये 3 का गुणा 3 में हमने 14 बार पूरा गुणा किया ताकि उस तर्क तक हम स्वयं पहुँचे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी, ये पॉइंट आप नोट भी कर सकते, किसी संख्या का उसी संख्या में 4 बार और गुणा कर दिया जाए तो इकाई का अंक फिर वहीं से रिपीट होता है जहाँ से क्रम की शुरुआत होती है। जैसे बात समझिए, यहाँ पर क्रम की शुरुआत कहाँ से है, यहाँ पर क्रम की शुरुआत कहाँ से है, 3 से। अब बात को ध्यान समझिएगा। यदि 3 का गुणा 3 में मैं 14 बार गुणा करूँ, मैंने आपको क्या कहा कि जब किसी संख्या का उसी संख्या में 4 बार और गुणा करते हैं तो इकाई का अंक फिर वहीं से रिपीट होने लगता है जहाँ से क्रम चलती है। अब बात समझिएगा। जैसे मैं 3 से शुरुआत कर रहा हूँ और 3 का गुणा 3 में लगातार बार गुणा कर रहे हैं, तो मैं ये देखना चाहूँगा कि इकाई में 3 फिर से कब रिपीट होगा। चलिए देखें, जैसे 3 का गुणा 3 में 9 अभी नहीं रिपीट हुआ, 9 का गुणा 3 में गुणा करें 27, अभी इकाई 7 हुआ। मैं ये जानना चाहूँगा 3 कब आएगा, तो 27 का गुणा 3 में 81 अभी भी नहीं आया। लेकिन जैसे ही 81 का गुणा 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 243। अब देखिए यहाँ पर इकाई 3 है और वहाँ भी आ गया 3, तो ये कब रिपीट हुआ, 4 बार के बाद। देखिए 4 बार के बाद फिर से इकाई 3 रिपीट हुआ, 4 बार के बाद फिर से इकाई वही रिपीट हुआ। अच्छा देखिए, जब 243 में इकाई 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी है, अभी आगे भी गुणा करना है। तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ से छोड़कर फिर यही 3 से ही शुरुआत करना। अब 3 का गुणा 3 में 9, अभी देखा जाए इकाई 3 नहीं आया। अब 9 का गुणा 3 में 27 अभी भी नहीं आया। 27 का गुणा 3 में 81 अभी भी 3 नहीं आया। लेकिन 81 का गुणा 3 में गुणा करिए तो 243 हुआ। अब देखिए यहाँ पर 3 आया इकाई और वहाँ भी क्या है, 3। तो ये फिर से कब रिपीट हुआ, फिर से 4 बार के बाद फिर से इकाई 3 आ गया।
अभी आगे भी गुणा करना है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ छोड़कर अब आगे, लगातार गुणा करना है। जैसे 243 में इकाई 3 यहाँ है तो 3 वहाँ भी है। अब 3 का गुणा 3 में 9, अभी इकाई नहीं आया 3। 9 का गुणा 3 में 27, अभी भी नहीं। 27 3 81, अभी भी नहीं। 81 का गुणा 3 में गुणा करें तो ये फिर से हुआ 243। अब देखिए यहाँ पर इकाई 3 है और वहाँ भी आ गया 3, तो ये फिर से कब रिपीट हुआ? फिर से 4 बार के बाद। अब यहाँ 243 में इकाई 3 है, वहाँ भी 3, तो अब सीधा सीधा 3 का गुणा 3 में गुणा करिए तो 3 3 कितना आ गया? 9, इकाई 9 आ गया। हमने क्या निष्कर्ष निकाला? हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जब किसी संख्या का उसी संख्या में लगातार गुणा करते चलते हैं तो देखिए 4 बार के बाद फिर से इकाई 3 आया, फिर 4 बार ले, फिर उसके बाद 3 आ गया, फिर अगली 4 क्रम और गुणा करें, फिर इकाई 3 आ गया। तो जब प्रत्येक चौथी बार के बाद इकाई वही रिपीट होना है तो क्या इस तरीके से 14 बार गुणा करें? नहीं। मैंने आपसे पूछूं क्या तर्क लगाएंगे, तो आप कहेंगे मैं तर्क ये लगाऊंगा कि जब हर चौथी बार के बाद वही रिपीट होना है तो इस तरीके से 14 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या करें, जितनी घातें दी गई हो 14, उसमें हम 4 से भाग कर दें। तो 14 में 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, तो 12 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 4 4 8 और 4 12, 12 बार छोड़ दीजिए। अंतिम का 2 बार 3 ले लीजिए और 3 का गुणा 3 में सीधा गुणा करिए 9। कहने का मतलब घात में 4 से भाग दीजिए, जितनी बार चला जाए छोड़ दीजिए, जितना शेषफल बचे बस उतनी ही बार गुणा करें, बाकी बार गुणा करने की आवश्यकता नहीं। आप सोचेंगे क्या यह कॉन्सेप्ट केवल 3 पर चलेगा? नहीं, हमने बोला किसी संख्या का उसी संख्या में, चाहे जो भी हो, सब पर यह कंडीशन अप्लाई होगा। अब देखिए जैसे हमारा सवाल ये था, 267 पर घात 58 है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? अच्छा बताइए, क्या 267 का गुणा 267 में 58 बार गुणा करेंगे? नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि जब हमें मतलब केवल इकाई के अंक से है तो ये 267 भी पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसमें इकाई देखिए कितना है? 7। अब बताइए क्या 7 का गुणा 7 में 58 बार गुणा करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 इस तरीके से गुणा करते जाएंगे तो चौथी क्रिया के बाद फिर इकाई वही 7 आएगा, फिर चौथी बार के बाद फिर 7 आएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जितनी घातें दी गई हो उतनी बार गुणा नहीं करना, बल्कि घात में आप 4 से भाग देना। अब जितना शेषफल बचे बस उतनी ही बार लिखना, बाकी बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बताइए 58 में यदि हम 4 से भाग करें, 58 में 4 से, तो 14 बार में 56 हो जाएगा। 58 में भाग करिए 4 से तो 14 बार में 56, तो 56 बार नहीं लिखना, बल्कि शेषफल बचा है 2। तो 58 में 4 से भाग दिया तो जितना शेष बचे, कितना शेष बचा? 2। तो 7 पर घात 2 का मतलब 7 गुणा 7 मीन्स 49 हुआ, और जिसमें इकाई का अंक 9 है, यही हमारा उत्तर हो गया। इसमें इकाई का अंक कितना आएगा? 9। अब इसी को सूत्र में रखना हो तो सूत्र क्या कहता है, थोड़ा ध्यान देना। जैसे ये आधार वाली संख्या है, ऊपर घात है, तो क्या आधार वाली संख्या पूरा लिखेंगे? नहीं, पूरा बार गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें मतलब केवल इकाई से है, इसलिए आधार में केवल इकाई नोट करिए। आधार में हम केवल क्या नोट करें? इकाई का अंक। अब उसके बाद क्या करें? जितनी घात दिया गया हो उतनी बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे घात 58 है तो 58 बार नहीं लिखना, बल्कि उस घात में 4 से भाग देना, और जितना शेषफल बचे बस उतनी ही बार लिखना, बाकी बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सूत्र आपका रेडी, और ये सूत्र लॉजिक के आधार पर देखें। जैसे कोई आपसे पूछे हम घात में 4 से ही क्यों भाग देते हैं, सीधा बताइए, जब किसी संख्या का उसी संख्या में लगातार गुणा करते चलते हैं तो चौथी क्रिया के बाद फिर वही इकाई आएगा, फिर चौथी क्रिया के बाद फिर वही, मतलब हर चौथी क्रिया के बाद इकाई वही रिपीट होता रहेगा। इसलिए हम घात में किससे भाग करते हैं? 4 से। अभी कुछ कंडीशन जुड़ा हुआ और है, उसे ध्यान समझिएगा। जैसे मैं आपसे ये बता दूं कि घात में 4 से भाग देने पर शेष की क्या स्थिति हो सकती है। घात में 4 से भाग देने पर, पिछला एग्जाम्पल आपने समझ लिया होगा, घात में 4 से भाग देने पर शेष की स्थिति क्या हो सकती है। चलिए मैं इस पर विचार करूं। मैं आपको बताऊं, घात में यदि आप 4 से भाग करेंगे
तो शेष की क्या स्थिति हो सकती है, सभी स्थितियों पर थोड़ा गौर करिएगा। थोड़ी देर के लिए समझिए, जहाँ पर मैंने 58 लिखा है यदि वहाँ 57 होता तब, जहाँ पर हमने घात में 58 लिखा है यदि वहाँ पर 57 रहा होता तो मैं 57 में 4 से भाग देता तो 14 बार में 56 हो जाता, शेषफल बचता 1। शेषफल कितना बचता? 1। और जब शेषफल 1 बचता, यहाँ शेषफल कितना बचता? 1। और जब शेषफल 1 बचता तो 7 पर घात 1 लगाता, और 7 पर घात 1 का मतलब 7 केवल एक बार, मीन्स तब इकाई 7 ही हो जाता। जैसे 58 है तो हमने 58 में 4 से भाग दिया तो 4 से 14 बार में 56, और शेषफल कितना बचा? 2। अच्छा, शेषफल 2 बचा तो हमने 7 पर घात 2 लगाया, 7 पर घात 2 का मतलब क्या हुआ? 49, 49, इकाई 9 हो गया। यदि यहाँ पर 59 रहा होता, 59, यदि 59 रहा होता और 59 में मैं 4 से भाग देता तो 4 से 14 बार में 56, और तब शेषफल बचता 3। और जब शेषफल 3 बचता तो 7 पर घात 3 का मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7, 343, तब इकाई हो जाता 3। लेकिन यदि यहाँ पर 60 होता, जिसके लिए मैंने पूरी भूमिका बनाई उसे ध्यान सुनिए, यदि यहाँ पर 60 रहा होता और 60 में मैं 4 से भाग देता तो 15 बार में 60 हो जाता, और तब शेषफल 0 बचता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि शेषफल 1 आए तो रखिए, यदि घात में 4 से भाग देने पर शेष 2 आए तो रखिए, 3 आए तो रखिए, लेकिन यदि घात जैसे 60 होता और 4 से भाग देता तो 4 से 15 बार में 60, शेषफल 0 बचता। तो मैं आपको बता दूं, यदि शेषफल 0 आ जाए तो 0 के स्थान पर हम 4 रख देते हैं और तब प्रश्न हल करते हैं। अब ऐसा क्यों? मतलब ध्यान देना, घात में 4 से भाग करिए, शेषफल 1 आए तो रखिए, 2 आए रखिए, 3 आए रखिए, कोई अपवाद नहीं। लेकिन घात में 4 से भाग देने पर यदि घातें पूरी तरीके से कट जाए, शेषफल ना बचे, तब आप वहाँ पर 0 नहीं, उसके स्थान पे 4 रखेंगे। मैं पूछूं क्यों? तो चलिए पहले मेरे प्रैक्टिकली सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं अभी आपसे कहा कि किसी संख्या का उसी संख्या में 4 बार और गुणा कर देने से इकाई का अंक फिर वही रिपीट होने लगता है। तो आप इसको जैसे देखिए, आप पहले हमें ये बताइए, जब हम किसी संख्या का उसी संख्या में लगातार बार गुणा करते हैं तो हमें आप बताइए, चौथी बार रिपीट करता है कि चौथी बार के बाद इकाई रिपीट करता है? बताइए, इकाई कब रिपीट होता है, चौथी बार या चौथी बार के बाद? तो आपका जवाब होगा चौथी बार नहीं, बल्कि चौथी बार के बाद। देखिए जैसे यहाँ 4 बार के बाद तब इकाई 3 आया, फिर ये 4 बार फिर से लें तो चौथी बार के बाद फिर 3 आया, फिर चौथी बार के बाद आया। तो यदि घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए और यहाँ पर आप 0 लगा देंगे तो इसका मतलब आप चौथी बार रिपीट करा रहे हैं, जबकि चौथी बार रिपीट नहीं करता, चौथी बार के बाद। यही रीजन होता है कि घात 4 से कट जाए तो अंतिम के 4 बार अपने पास रखते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं, मीन्स घात 0 नहीं लगाएंगे, है ना। यदि शेषफल 0 आया तो इसके स्थान पर 4। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा था। जैसे हमारा प्रश्न ये होता 2562 और इस पर घात में करता 156, और तब मैं आपसे पूछता कि इसमें इकाई का अंक क्या है। तो चलिए अब बात ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बताइए, क्या 2562 गुणा 2562 पूरी बार लिखना पसंद करेंगे? तो हमारा जवाब होगा नहीं। तब हम क्या करेंगे, बात समझिएगा। हमें जब इकाई से मतलब है तो आधार वाली पूरी संख्या लिखने की गलती नहीं करना, नहीं कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। आप इसमें इकाई देखिए कौन सा है, इकाई है 2, इकाई कौन सा है 2। अच्छा, इस पर घात है 156। अब बताइए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या 156 बार गुणा करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि चौथी बार के बाद फिर इकाई 2 आएगा, फिर चौथी बार के बाद गुणा करेंगे, फिर इकाई 2 आएगा। तो जब हर चौथी बार के बाद इकाई वही रिपीट होगा तो 156 बार लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा इसमें 4 से भाग करिए और जितना शेष है बस उतनी बार रखिए। तो 156 में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, चूंकि 156 4 से कंप्लीटली डिवाइजिबल है। तो क्या यहाँ पर 2 पर घात 0 लगा दें?
नहीं, यदि भाग देने पर शेषफल 0 आए घात में तो 0 शेष नहीं बल्कि उसके स्थान पर कितना रखते हैं 4। अब इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार 16 हुआ और 16 में इकाई का अंक कितना आएगा 6, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना, शेषफल 1 आए रखिए, 2 आए रखिए, 3 आए रखिए, लेकिन घात में 4 से भाग देने पर शेषफल यदि 0 आ जाए तो उसको रिप्लेस कर लेना 4 से। कुछ जुड़ी हुई बातें और है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। हमने देखिए जब से हमने इकाई का अंक शुरू किया, मैं एक शब्द बार बार बोल रहा हूँ। शब्द क्या? एक वाक्य में बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कौन सा वाक्य? हमने आपसे कहा कि जब किसी संख्या का उसी संख्या में 4 बार और गुणा करते हैं तो इकाई का अंक फिर वहीं से रिपीट होता है जहां से क्रम की शुरुआत होती। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देखिए कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो चौथी बार का वेट नहीं करती कि 4 बार हो जाए तो उसके बाद ही चल के आगे रिपीट होंगे, नहीं। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिसका गुणा उसी संख्या में आप जितनी बार गुणा करेंगे हर बार वही रिपीट होगा। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा ये कौन कौन से, ध्यान समझिएगा। 0, 1, 5 और 6, ये 4 संख्याएं ऐसी हैं कि जिसका गुणा उसी संख्या में हम चाहे जितनी बार गुणा करें हर बार इकाई वही आएगा। जैसे 0 का गुणा 0 में गुणा करेंगे तो इकाई कितना आएगा 0, ये तो तुरंत रिपीट कर गया। क्या चौथी बार का वेट किया कि 4 बार हो जाए तभी चल के आगे रिपीट हो? नहीं। फिर 0 का गुणा 0 में फिर इकाई 0 आएगा, फिर 0 का गुणा 0 में फिर इकाई 0 आएगा। मतलब आप चाहे जितनी बार गुणा करिए हर बार इकाई 0 आएगा। इसी तरीके से 1 का गुणा 1 में कितना आएगा? 1 का गुणा 1 में कितना? 1, ये तो तुरंत रिपीट कर गया। क्या चौथी बार का वेट किया कि चौथी बार के बाद ही इकाई रिपीट होंगे? नहीं। फिर 1 का गुणा 1 में फिर इकाई 1 आएगा, फिर 1 का गुणा 1 में फिर इकाई 1 रिपीट होगा। आप चाहे जितना बार गुणा करें हर बार इकाई वही आएगा। अब ऐसे ही समझिए, जहाँ पर 2562 मैंने लिखा, यदि यहाँ पर 2561 होता तब मैं क्या करता? थोड़ा ध्यान समझिएगा। जहाँ पर 2562 मैंने लिखा था, यदि 2561 लिखता तब मैं क्या करता? यहाँ पर इकाई 1 है, 1 लिखता। अब 1 का गुणा 1 में 156 बार गुणा करना, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, चाहे 156 बार गुणा करिए चाहे 1560 बार गुणा करिए, हर बार इकाई 1 ही आएगा। घात पर डिपेंड नहीं करता, घात 4 से कट रहा हो न कट रहा हो, शेष 1 आए 2 आए 3 आए या शेष 0 आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से 5 का गुणा 5 में 25, देखिए फिर से इकाई 5 आ गया, फिर 25 पंजे 125, फिर इकाई 5 आया, 125 पंजे 625, फिर 5 आया, फिर गुणा 5 करेंगे 3125, फिर 5 आएगा। चाहे जितनी बार गुणा करिए हर बार इकाई 5 आएगा। वो घात चाहे जितना हो, चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे 4 से कटे चाहे न कटे। इसी तरीके से 6 का गुणा 6 में 36, फिर इकाई 6 रिपीट हुआ, 36 छक्के 216, फिर इकाई 6, 216 छक्के 1296। आप चाहे जितनी बार गुणा करेंगे हर बार इकाई 6 आएगा। तो इस पॉइंट को नोट करना हो तो आप कैसे नोट करेंगे, मैं केवल बोल दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ऐसे प्रश्नों में, ऐसे मतलब घातों में जब इकाई का अंक निकालना हो, ऐसे प्रश्नों में यदि आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 आए तो प्रश्न को बिना हल किए इकाई के अंक पर वही संख्या रख देते हैं। बात समझे ना? ऐसे प्रश्नों में यदि आधार की इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 आए तो प्रश्न को बिना हल किए इकाई के अंक पर वही संख्या रख देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, अब ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका गुणा इनमें चाहे जितनी बार गुणा किया जाए हर बार इकाई वही रिपीट हो। कभी कभी क्या होता है कि जब भी प्रश्न आते हैं 2 पद का सीरीज दे दिया जाता है। जैसे मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, इससे बड़े ध्यान समझिएगा। जैसे मैं यहां पर लिख दूं 5462, इस पर घात 38 माइनस 156 पर घात 35। हमने आपसे पूछा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो चलिए अब बड़े ध्यान समझिएगा। 5462 पर घात 38,
अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा बीच में प्लस भी हो सकता है, बीच में गुणा भी, माइनस भी, लेकिन भाग नहीं हो सकता, क्योंकि भाग में यदि बटे पर आ जाए तो इकाई का अंक भिन्नात्मक नहीं हो सकता। एक बात बड़े ध्यान से समझिए, यदि बीच में प्लस होता तो इसमें भी इकाई निकालता, उसमें भी इकाई निकालता, दोनों को जोड़ लेता। यदि बीच में गुणा होता तो इधर भी इकाई निकालता, उधर भी इकाई निकालता और गुणा कर लेता। योग और गुणा वाले प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तो माइनस वाले प्रश्न के उस स्थिति में हो जाती है जब पहले वाले में इकाई कम आ जाए और बाद वाले का इकाई ज़्यादा आ जाए। तो कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन ना जनरेट हो। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, 5462 है तो आधार की पूरी संख्या नहीं लिखना, बल्कि आधार में केवल इकाई नोट करना। तो इकाई क्या है? 2। अब 2 का गुणा 2 में तो हम 38 बार गुणा करेंगे नहीं, 2 गुणा 2 गुणा 2 38 बार, बल्कि क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे और इसमें जितना शेष आएगा बस उतनी ही बार लिखेंगे। अब माइनस यहाँ पर आधार में इकाई का अंक कितना है? 6। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको हल करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? यदि आधार में इकाई का अंक 6 है तो 6 का गुणा 6 में चाहे 35 बार गुणा करिए, चाहे 350 बार गुणा करिए, हर बार इकाई वही रिपीट होगा। चूंकि आप जानते हैं ऐसे प्रश्नों में आधार में 0, 1, 5 या 6 में कोई भी इकाई का अंक आ जाए तो प्रश्न को हल करने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए फिलहाल बताइए, 2 पर घात 38 में 4 से भाग करिए, 4 9 36, शेषफल कितना आया? 2। और वहाँ तो 6 रहेगा ही। अब 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। अब 4 माइनस 6। अब देखिए पहले वाले का इकाई कम आ गया, बाद वाले का इकाई ज़्यादा, तो 4 माइनस 6 क्या -2 लिखे? नहीं, बल्कि क्या होगा? 8। अब आप सोच रहे होंगे 8 कैसे? मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप रात भर सोचते रहेंगे कि टीचर बताए थे कि 4 में से 6 गए, 8 बचा। चलिए मैं इसको पूरा थोड़ा सा और ओपन करके समझा देता हूँ, बात बेहद स्पष्ट हो जाएगी। जैसे हमने 5462 लिखा, पूरा समझिएगा, 5462 और इस पर घात था 38। अब आप सोचिए 5462 गुणा 5462 गुणा 5462, 38 बार पूरा गुणा करें तो शायद संख्या इतनी बड़ी आएगी कि लिखना पढ़ना दोनों मुश्किल है। लेकिन जो भी आएगा इकाई फिक्स है, 4 ही आएगा। इकाई फिक्स है, 4 ही आएगा। अब इसके पीछे दहाई भी होगा, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, न जाने कितने डिजिट पीछे होंगे। इसी तरीके से 156 का गुणा 156 में हम 35 बार गुणा करें, 156 गुणा 156 गुणा 156 35 बार, तो यहाँ पर भी न जाने संख्या कितने अंकों में आएगी, न जाने कितने अंकों में आएगी। लिखना पढ़ना शायद दोनों मुश्किल हो, लेकिन जो भी आएगा इकाई 6 ही आएगा। अब बात समझिए, हमें घटाना है तो घटाएंगे तो 4 में से 6 घटेगा नहीं, लेकिन इसके पीछे न कोई अंक जरूर होगा, क्योंकि ये हमने केवल इकाई लिखा है। जब पूरा कैलकुलेशन करना हो तो इसके पीछे दहाई वाला भी अंक होगा, सैकड़े वाला भी, हजारवा, न जाने कितने डिजिट होंगे। तो इसके पीछे कुछ न कुछ संख्या अवश्य है। अतः उस संख्या की कल्पना करते हुए आप हासिल ले लीजिए कैरी। तो ये हो गया 14 और 14 में से 6 गए 8। अब इसके पीछे क्या बचा? क्या मतलब, हमारा तो काम निकल गया, मुझे तो इकाई ही निकालना था। जब इकाई आ गया तो उसके पीछे वाली संख्या से कोई लेना देना नहीं है। संभवतः आप ये बात समझ रहे हैं। तो मैं बता दूं कि यदि बीच में प्लस होता तो कोई डाउट था ही नहीं, तब 4 + 6 10 हो जाता, इकाई 0। गुणा बीच में लगाए होते तो 4 × 6 24, इकाई 4 हो जाता, कोई डाउट नहीं। कन्फ्यूजन तब होता है जब पहले वाले की इकाई कम आ जाए, बाद वाले की ज़्यादा। तो ऋणात्मक नहीं लिखना, बस ये ध्यान देना कि ये केवल इकाई है, इसके पीछे दहाई, सैकड़ा, हजार, न जाने कितने अंक होंगे। अतः इसके पीछे वाले अंकों की इमेजिन करते हुए खुद से हासिल कैरी मान लिया करेंगे। 14 और 14 में से 6 गए 8। ये बात समझे? तो आपने पूरे में 4 पॉइंट अभी तक सीखा। पहला पॉइंट, जब भी हमें ऐसे प्रश्नों में घातों में इकाई का अंक निकालना हो तो हम केवल आधार में इकाई वाला अंक नोट करेंगे, उसके बाद जितनी घात दिया गया होगा 4 से भाग करेंगे और जितना शेषफल बचेगा बस उतनी ही बार लिखेंगे, बाकी बार लिखने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात हमने ये सीखा कि यदि घात में 4 से भाग देने पर शेष 1 आए, 2 आए, 3 आए रखिए,
लेकिन घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए तो 0 नहीं, तब उसके स्थान पे 4 रखेंगे। तीसरी बात हमने ये सीखा कि ऐसे प्रश्नों में यदि आधार की इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 आए तो प्रश्न को बिना हल किए इकाई का अंक वही रख देते हैं, क्योंकि यह सभी ऐसी संख्या है इसका चाहे जितनी बार गुणा किया जाए हमेशा इकाई वही रिपीट होगा, यह घात पर निर्भर नहीं करती। चौथी बात हमने ये सीखा कि जब दो पदों के सीरीज में ऐसे प्रश्नों में इकाई पूछा जाए और पहले वाले की इकाई कम आ जाए, बाद वाले की ज़्यादा और बीच में माइनस हो, घटाना हो, तो ये सोचना कि केवल इकाई है, इसके पीछे वाली संख्या की कल्पना करते हुए खुद से हासिल मांग कर तब घटाया करिए। ये कब करेंगे? जब यहाँ पर इकाई कम रहे, बाद वाले की ज़्यादा। यदि यहाँ 6 होता, वहाँ 4 होता, तब तो कोई डाउट था ही नहीं, तब 6 - 4, तब 2 सीधा लिख देते। तो ये बात आपने समझा। चलिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो था इकाई का अंक ज्ञात करने में हमारा दूसरा हेडिंग, कौन सा? घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। और तीसरा मैं अभी आपको बताऊंगा फैक्टोरियल पद में इकाई का अंक। इकाई का अंक ज्ञात करना ये मुख्य हेडिंग, जिसका तीसरा टाइप फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। अच्छा, अभी अभी आपने एक सूत्र समझा था घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना। आपने घातों में इकाई का अंक ज्ञात करने में ये समझा कि जब भी घातों में इकाई का अंक निकालना हो तो हम केवल आधार में इकाई वाला अंक नोट करेंगे। इसके बाद आपने ये समझा कि जितनी घात दिया होगा उस घात में 4 से भाग करेंगे और फिर जितना शेषफल आया होगा बस वही लिखेंगे, बाकी बात लिखने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है। ये पॉइंट आपने अभी तक समझा है। चलिए सबसे पहले किसी संख्या का फैक्टोरियल मान कैसे निकालते हैं। किसी संख्या का फैक्टोरियल मान चलिए सबसे पहली बात समझिए, केवल 0 फैक्टोरियल लिखा हो तो इसका मान 1 होता है। केवल 0, मैं कैसे ये होगा मैं प्रूफ नहीं करूँगा और इस पर अपेक्षाकृत प्रश्न कम भी बनता है, लेकिन होता बहुत आसान है। प्रॉपर्टी देखे रहिए। अच्छा, 1 फैक्टोरियल का मान भी कितना होता है? 1। अच्छा, जैसे 2 फैक्टोरियल लिखा हो, अच्छा फैक्टोरियल को 2 प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं। आप ये चिन्ह लगाएंगे तो भी इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं, या जो विस्मय बोधक वाला आप चिन्ह इस तरीके से लगाते हैं, ये भी। 2 फैक्टोरियल को कैसे ओपन करेंगे? जैसे हमने लिखा है किसी संख्या का फैक्टोरियल मान कैसे निकालते हैं, तो 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 1। मतलब जैसे 2 फैक्टोरियल है तो 2 से शुरुआत करना है, फिर घटते क्रम में गुणा करते जाना है। जैसे 2 गुणा 1, 2 से शुरू करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में आके गुणा करते जाना। जैसे 3 फैक्टोरियल लिखा है तो अब देखिए 3 फैक्टोरियल को कैसे ओपन करेंगे? 3 से शुरुआत करिए, 3 गुणा 2 गुणा 1, डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हुए गुणा करते जाइए। जैसे 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूना 6 का 6। अच्छा, 4 फैक्टोरियल का मान, 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 4 से शुरू करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हुए गुणा करिए। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जैसे देखिए 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दूना 24, 1 का 24। अच्छा, 5 फैक्टोरियल का मान, 5 से शुरू करिए। देखिए 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 120। अच्छा, इसी तरीके से 6 फैक्टोरियल लिखना हो तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये कितना गया? 720। कितना गया? 720। एक चीज देखिए, 5 फैक्टोरियल का मान 120, इकाई कितना हुआ? 0। एक बात समझिए, 0 फैक्टोरियल पर तो विचार नहीं करना। 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान 3 दूना 6 का 6, 4 फैक्टोरियल का मान 24, 5 फैक्टोरियल का मान 120, इकाई 0 है।
6 फैक्टोरियल का मान 720, फिर इकाई 0। 7 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 5, और जैसे ही 6 गुणा 5 होगा फिर इकाई 0 हो जाएगा। मतलब बात समझिए, 5 फैक्टोरियल में भी इकाई 0 आया, 6 फैक्टोरियल में भी इकाई 0 आया, 7 फैक्टोरियल में भी इकाई 0, 8 फैक्टोरियल में भी इकाई 0। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 5 फैक्टोरियल से शुरू होकर आगे अनंत फैक्टोरियल तक चले तो हमेशा ध्यान रखें इकाई 0 आएगा। तो इस बात को थोड़ा सा नोट करिएगा। नोट आपको क्या करना है, अच्छा ये पूरा स्पष्ट कलर नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब केवल आधार फैक्टोरियल में हो, जब केवल आधार फैक्टोरियल में हो, जबकि घात सामान्य हो, जबकि घात क्या हो, सामान्य। सामान्य मतलब जैसे इसके पहले था, घात में 40, 50, 60, 70, 75, 78 कुछ भी हो। तो देखिए मैं यहां से आपको बताना चाहूंगा, जब केवल आधार फैक्टोरियल हो तो आपको बता दें, यदि आधार का मान 5 फैक्टोरियल या उससे जब आधार का मान 5 फैक्टोरियल या उससे अधिक हो, या उससे अधिक हो तो प्रश्न को बिना हल किए इकाई का अंक शून्य रख देते हैं। इकाई का अंक शून्य रख देते हैं। चलिए अब मेरा बात समझिएगा, ऐसा क्यों? देखिए 1 फैक्टोरियल का मान 1 हुआ, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब 6, 4 फैक्टोरियल में 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 × 12 दूना 24, 1 का 24, इकाई 4। देखिए 5 फैक्टोरियल में इकाई कितना गया, 0, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मान 120, इकाई 0। 6 फैक्टोरियल का मान 720, इकाई 0। अब 7 फैक्टोरियल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आएंगे, तो 6 पंचे 30 हो गया, तो यही इकाई 0 हो गया, तो आगे गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, तो वहाँ भी इकाई 0 आएगा। 8 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, अब देखिए यहाँ भी 6 पंचे 30, इकाई 0। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आधार की वैल्यू, घात की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब आधार का वैल्यू 5 फैक्टोरियल हो या उससे कहीं ज़्यादा हो तो प्रश्न को हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब आधार में इकाई 0 होता है। और आपने पिछले वाले हेडिंग में लिखा था यदि आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 है तो प्रश्न को हल की आवश्यकता नहीं होती। अब जैसे मैं इसी बात को प्रश्न के माध्यम से समझाना चाहूँ तो थोड़ा बात समझिएगा। जैसे मैं लिख दूँ 48 फैक्टोरियल पर घात 193, अब बताइए इसमें मैं आपसे पूछूं कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा 0। मैं पूछूं क्यों, तो थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए देखिएगा। 48 फैक्टोरियल में आप क्या लिखेंगे, 48 गुणा 47 गुणा 46 गुणा 45, और ऐसे ही गुणा करते रहेंगे कहाँ तक, गुणा 1। मतलब 48 गुणा 47 गुणा 46 गुणा 45 गुणा 44 गुणा 43 42 41 40 होते हुए कहाँ तक, 1, और तब घात कितना। अब बात समझिएगा मेरा, स्पष्ट रूप से आप ध्यान दें, तो जैसे ही यहाँ पर गुणा करेंगे 46 का गुणा 45 में,
तो 6 पंचे कितना हो गया 30, मतलब यहीं पर इकाई जीरो हो गया। और मैंने आपको पहले ही हेडिंग में बताया था कि गुणा करते समय कहीं भी इकाई जीरो आ जाए तो हमें ना पीछे गुणा करने की आवश्यकता ना आगे। आप ऐसे देखिए ना 48 गुणा 47 गुणा 46 45 घटते हुए आएंगे तो बीच में 40 भी आएगा, 30 भी आएगा, 20 भी आएगा, 10 भी आएगा। और यदि कहीं भी इकाई जीरो हो गया तो चाहे जितनी संख्या लेकर गुणा करिए हमेशा इकाई जीरो। अब बताइए जब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक गुणा करेंगे तो संख्या न जाने कितनी बड़ी बनेगी, लेकिन इकाई में कितना आएगा जीरो। अब घात कितना है 193, और यदि आधार में इकाई का अंक जीरो हो गया तो घात चाहे